मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा, थोड़ा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने जाने वाले उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठे रहने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर आजाद साहब बैठे हैं न और हम नौकर आदमी उनके बराबर बैठे अच्छा नहीं लगता। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा नहीं टोका। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वही बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, कुछ हल नजर आया? भैया ये शक्ति बहुत विकट है, 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर ये नहीं मरेगा अपने बुढ़ापे तक। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते, ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है न, हम भी इसे बाहर नहीं निकले देंगे। हम भी यहीं डेरा जमाए रहेंगे, देखे कितने खेल दिखता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को शांति से पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे, अब सबको इंतजार था तो सिर्फ 12:30 बजे तक के समय के कटने का। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और मन्नी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे, कभी अपने थैले से कुछ निकलकर मंत्र पढ़ते तो कभी कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर वार्ड में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक जैसे लग रहे थे। दादाजी को डॉक्टरों पर यकीन था मगर मामा जी को मन्नी चाचा पर, क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाएं और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र का सहारा भी बहुत बड़ा योगदान देता है। बाहर बैठे हुए मन्नी चाचा की बेचैनी देखी जा सकती थी, कोई भी ज्ञाता ये देखकर जान सकता था कि वहां बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम इंसान की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहां काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गईं। वो वार्ड में जाते वक्त मन्नी चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहा है न, हमको ये सब पता है। बेटा अब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ कर देती हैं, लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ जाता है। मन्नी चाचा ने आराम से नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह दिखाई नहीं पड़ी। मामाजी और मन्नी चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या लापरवाही अगर होती तो दो जाने जाती, एक जो पहले से गिरफ्त में थी और दूसरी जो उससे टक्कर ले रही थी। किसी तरह से तो 12 बजे तक का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना लेकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन अब जैसे जैसे उसका प्रबल समय खत्म हो रहा था, उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आंखें पलट गई। उनकी खुल आंखों में सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी, आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटके खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी से जल्दी 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर गए और बाकी सबको बाहर कर दिया गया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे थे और उधर मन्नी चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे।
मौसी जी को रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। डॉक्टरों ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनके सीने को लगता दबा रहा था अपना पूरा जोर लगाकर। तभी अचानक अंदर से भैया के चिल्लाने की आवाज आई, मम्मी, मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ दौड़ पड़ी, मगर मन्नी चाचा ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद भैया की आवाज आई थी, इसलिए वो अंदर जाने पर आमादा हो गईं। मन्नी चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिए और समझाया कि अगर ये अंदर चली गईं, फिर ये लड़का तो बच जाएगा मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज आ रही है वो छलावा है किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए तुम्हारे परिवार से। तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मन्नी चाचा के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टरों को इस बात से थोड़ी सी आशा नजर आई और वो अपने पूरे दिल जान से जो हो सकता था कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है और इसे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में ही छोड़कर सारे डॉक्टर बाहर आ गए। दादाजी से कहा कि अजय ने अपनी यादाश्त खोई नहीं है, इसका मतलब है कि अब दोबारा होश आने तक शायद सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो जितनी देर सोता है उसे सोने दे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब न होने दे। दादाजी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 5 मिनट तक मन्नी चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मन्नी चाचा ने किसी को भी 5 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया। अपने थैले से कुछ राख भस्म निकली और अंदर वार्ड में फेंक दी। फिर न जाने किससे वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात सी करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे के आंकड़े को घड़ी ने छुआ, उन्होंने वार्ड के अंदर लपक के कुछ पकड़ा, जैसे कि कोई साधारण इंसान परेशान करती हुई मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले से कुछ मैले धागे जैसा निकल और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया और मामा जी से सबको लेकर अंदर जाने को कहा और खुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे न आए, खासकर इस खानदान का। उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी ये बात सुनने के बाद सब सीधा वार्ड की तरफ दौड़ पड़े, अपने बेसुध बेटे को देखने के लिए। सबके दिल में अब एक आशा थी, मगर किसी आशंका ने अभी भी सबके चेहरे के ऊपर छाया डाल रखी थी। सब बैठे सिर्फ भैया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहां से निकलने के बाद मन्नी चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो गए, बस थोड़ी सी कमजोरी बता रहे थे। सबको पहचाना भी, खाना भी आराम से खाया और जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें हुआ क्या था तो वो सिर्फ इतना ही कहते कि मैं साइकिल से गिर गया था, इसके आगे उन्हें कुछ याद नहीं था। फिर वो घर जाने की जिद करने लगे। शाम तक डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि अगर इसे थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल ले आएं, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 5 दिन तक ले आएं।
वैसा ही किया गया और भैया 1 हफ्ते के अंदर एकदम ठीक हो गए। उधर जब मामा जी मन्नी चाचा के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी से बताई, जो इस प्रकार थी। मेडिकल के मैदान में एक बरगद का पेड़ है, यही कोई 250 साल पुराना। जब ये दोनों भाई सुबह खेलने गए थे तो ये उसके नीचे भी बैठकर खेले थे। जो उस बरगद पर वास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसी की चपेट में आ गया। वैसे वो शक्ति चाहती तो दोनों को वहीं पर खत्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे हैं इसलिए उसने सिर्फ परेशान किया सबको। इतना ही नहीं, वो जिंदगी भर के लिए इसे परेशान करना चाहती थी। उसका असर ये होता कि ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी जिंदगी है तब तक उसी हाल में बेसुध पड़ा रहता, जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले अजरज से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो फिर मन्नी भैया इसे काबू कैसे किया? उन्होंने इसका भी उत्तर दिया, ये शक्ति यहाँ सब सामान्य व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है, सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहाँ उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जैसा कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वो गहरी सुषुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है। गहरी सुषुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेते हैं। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था अनुसार गर्भ उपलब्ध करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमति तो सुगति। लेकिन यदि व्यक्ति स्मृतिवान, चाहे अच्छा हो या बुरा है, तो सुषुप्ति में जागकर चीजों को समझने का प्रयास करता है। फिर भी वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता है। वो कुछ कुछ जागा हुआ और कुछ कुछ सोया हुआ सा रहता है, लेकिन उसे उसके मरने की खबर रहती है। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले सकता जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता। कुछ अपवाद स्वरूप जन्म ले लेते हैं जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मृतिवान, जागृत या ध्यानी है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयां खड़ी हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रोसेस अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग जो सिर्फ स्मृतिवान हैं वे भूत, प्रेत या पितर योनि में रहते हैं, और जो जागृत हैं वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी है या जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये प्राथमिक तौर पर किए गए 3 तरह के विभाजन है। विभाजन और भी होते हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। जब हम गति की बात करते हैं तो 3 तरह की गति होती है, सामान्य गति, सद्गति और दुर्गति। तामसिक प्रवृत्ति व कर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहाँ और कैसी योनि में जन्म ले। ये चेतना में डिमोशन जैसा है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की किस्मत भी काम कर जाती है। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक जिससे मैं अपना घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफर पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी के बाहर एक लड़की दिखाई दी,
जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए मैं घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी से मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहां नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो ना कभी बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतजार भी करता, पर वो मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से क्यों बात कर रही है, लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि ये सब बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहां वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने काफी फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मैं घर लौट गया और घर में घुसते ही उसका फोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहां पर आपका इंतजार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसके फोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी के फोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकालकर फेंक दी और नए नंबर ले लिए और फिर कभी फोन नहीं आया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ।